नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान में फिर ठन गई है। अमेरिकी सेना ने बंदरगाह पर हमला कर ईरान का गुस्सा भड़का दिया है। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए दोबारा जंग की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब ईरान जंग से बाहर निकलना और मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। जहां बातचीत की संभावना बनती दिख रही थी, वो भी अब धूमिल हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने तो धमकी दी है कि ईरान इजरायल को नक्शे से ही मिटा देगा, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अमेरिका और इजरायल पर गंभीर चिंता जाहिर की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान पर हमला कर फंस गया अमेरिका? क्या पश्चिम एशिया में फिर भड़केगी जंग? इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी ऊर्जा नाकेबंदी के खिलाफ क्यूबा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाई आवाज, दुनिया से लगाई मदद की गुहार, कहा मानवीय संकट रोके। गजा में ईद की पूर्व संध्या पर इजरायली एयर स्ट्राइक, हमास के नए मिलिट्री चीफ को बनाया निशाना, हिजबुल्लाह के साथ भी जारी है इजरायल की जंग। चीन के एआई इंजीनियर देश से बाहर नहीं जा पाएंगे, जिनपिंग सरकार का सख्त फैसला, अमेरिका के साथ जारी टकराव के बीच उठाया कदम। और चलते चलते में देखेंगे भाषा और शब्द समान, फिर भी क्यों अलग होती है हर शख्स की आवाज, वैज्ञानिकों ने बताई वजह। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग लोकेशन बदली, अब मैरीलैंड के कैंप डेविड की जगह व्हाइट हाउस में होगी हाई लेवल कैबिनेट बैठक। ईरान वार्ता के बीच हुए इस बदलाव ने सबको चौंकाया। ट्रंप प्रशासन को कोर्ट से झटका, फलस्तीन समर्थक महमूद खलील को राहत, संघीय अदालत ने उन्हें निर्वासित करने की कोशिशों पर फिलहाल लगाई रोक, इमिग्रेशन कोर्ट में भेजा मामला। ट्रंप प्रशासन ने बढ़ाया अमेरिकी शरणार्थी कोटा, लेकिन सिर्फ श्वेत दक्षिण अफ्रीकी समुदाय को राहत, अन्य देशों के जरूरतमंद शरणार्थियों के लिए रास्ते अब भी बंद। इजरायल को मान्यता दोगे या नहीं, ट्रंप को बताओ, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान पर बढ़ाया दबाव, ईरान जंग में उसकी भूमिका पर भी जताई चिंता। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत डिरेल होती दिखाई दे रही है। ईरानी द्वीप और उसके जहाजों पर अमेरिका के हमले ने दोनों देशों के बीच जारी तनाव को फिर बढ़ा दिया है। अमेरिकी हमलों पर ईरान बुरी तरह भड़क गया है। उसने अमेरिका पर सीजफायर को तोड़ने के आरोप लगाए हैं। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने करीब 7 हफ्तों से चल रहे संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और इससे क्षेत्र में शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिका ने बीते दिन हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब ईरान के बंदर अब्बास इलाके में एयर स्ट्राइक की। उसका कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई है। इसका युद्ध विराम समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ संभावित नए युद्ध के लिए तैयारी में जुट गया है। यानी हालात एक बार फिर बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारी 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पहला सैन्य तैयारी, दूसरा घरेलू समर्थन और तीसरा कूटनीति। हालांकि बातचीत का रास्ता खुला रखा गया है, लेकिन सेना और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC हाई अलर्ट पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने तो इजरायल को ही नक्शे से मिटाने की चेतावनी दे दी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बातचीत को लेकर भी अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा बातचीत और समझौते के उसूलों का पालन करता रहा है। अब वक्त आ गया है कि दूसरा पक्ष अपने वादे सिर्फ बोलकर ही नहीं बल्कि पूरा करके भी दिखाए। हम लड़ाई खत्म करने के लिए एक सम्मानजनक रास्ता तलाशने को तैयार हैं। इलाके में शांति और स्थिरता लाने के लिए साफ रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। इससे साफ है कि ईरान जंग और बातचीत दोनों के लिए ही तैयार है। अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो क्या चाहता है। लेकिन अमेरिका अगर शांति का चुनाव करता भी है तो उसे यह साबित भी करना होगा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है, जो समझौता तो करना चाहता है लेकिन उसे अपनी जीत नहीं बता पा रहा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीतियों को लेकर उनके ही देश में वो बुरी तरह घिर गए हैं। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सीनेटर कोरी बुकर का कहना है कि ट्रंप के वार्ता के दृष्टिकोण ने तेहरान की स्थिति को काफी मजबूत किया है। मौजूदा रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई है, इसीलिए ये युद्ध गलत है। उसने हमें पहले से भी बदतर स्थिति में डाल दिया है। एक ज्यादा चरमपंथी शासन के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट अब एक रणनीतिक हथियार बन गया है।
इस कमजोर राष्ट्र ने अमेरिका को गतिरोध की स्थिति में डाल दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को इस स्थिति में लाने के लिए मूर्ख साबित किया जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के एक बयान ने भी अमेरिका और इजरायल की युद्ध नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान में खतरनाक गिरावट को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भू राजनीतिक विभाजन गहरा रहे हैं, अविश्वास बढ़ रहा है और आम सहमति बनाना तेजी से मुश्किल होता जा रहा है। संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और बल प्रयोग की मनाही जैसे मूल सिद्धांतों को या तो चुनौती दी जा रही है या इन्हें अनदेखा किया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन पर जवाबदेही नहीं हो रही और सजा से बच निकलने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। पश्चिम एशिया, सूडान, यूक्रेन और अन्य क्षेत्रों में हिंसा का पैमाना और जटिलता बढ़ रही है। भले ही अपने बयान में उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह अमेरिका और इजरायल पर युद्ध अपराध के आरोप लगे हैं, उसे देखते हुए उनका ये बयान प्रमुख तौर पर इन देशों के लिए ही माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र की इस चिंता से हालात में कोई बदलाव आएगा? क्योंकि पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशें फिर धूमिल होती दिखाई दे रही हैं और इसका कारण है अमेरिका। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या अमेरिका और ईरान में कोई समझौता हो पाएगा? क्या संयुक्त राष्ट्र की अपील पर बाकी देश अमेरिका पर ईरान के साथ समझौते पर सहमति बनाने का दबाव बनाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे क्यूबा की। तो क्यूबा पर अमेरिका के प्रतिबंधों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब उसे दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगानी पड़ी है। जी हां, क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार ने देश में आपदा की स्थिति बताते हुए दुनिया भर के देशों से मदद की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज पेरेला ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपने देश के लिए तत्काल मदद मांगी। उन्होंने दुनिया भर के देशों से क्यूबा के लिए एकजुटता दिखाने की मांग करते हुए कहा कि मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि वे एकजुट होकर उस मानवीय संकट को रोके जो हथियारों या ईंधन की नाकेबंदी के जरिए थोपा जा सकता है। अब क्यूबा के साथ एकजुटता दिखाने का वक्त है। अब सवाल ये उठता है कि क्यूबा, जिसने दशकों तक लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में अपना दबदबा कायम किया था, आज वो अमेरिका के खिलाफ दूसरे देशों से मदद मांगने पर क्यों मजबूर हो गया? तो इसकी वजह साफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कम्युनिस्ट देश पर पूरी तरह कब्जा करने और वहां तख्ता पलट करने की इच्छा खुलेआम जता चुके हैं। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब हवाना यानी क्यूबा की राजधानी उनका अगला सैन्य टारगेट हो सकता है। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था कि क्यूबा सरकार को अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए, नहीं तो ईरान के साथ संघर्ष खत्म होते ही अमेरिका क्यूबा के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और अब क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ समझौते की तरफ बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में क्यूबा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते क्यूबा गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में भोजन, दवा और अन्य जरूरी चीजों की भारी कमी हो गई है। पूरे देश में घंटों तक बिजली गुल होना आम बात हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले हफ्ते और सख्ती दिखाई जब उसने 1996 में 2 छोटे अमेरिकी विमानों को मार गिराने के आरोप में लंबे समय तक क्यूबा के नेता रहे राउल कास्त्रो के खिलाफ आरोप तय कर दिए, जिससे साफ है कि अमेरिका हवाना में सरकार को उखाड़ फेंकने पर आमादा है। हालांकि क्यूबा ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा। भले ही उसे जंग लड़नी पड़े, लेकिन वो जंग के मैदान में भी अमेरिका का डटकर मुकाबला करेगा। क्यूबा ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने क्यूबा पर हमला किया तो रक्तपात मच जाएगा, जिसकी तैयारियां भी उसकी तरफ से शुरू कर दी गई हैं। वो अपनी सेना को तो जंग के लिए तैयार कर ही रहा है, वहां की आम जनता को भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि मुश्किल हालात में भी देश एकजुटता के साथ हर संकट का सामना कर सके। इसी कड़ी में अब उसने बाकी देशों से भी मदद की गुहार लगाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई अन्य देश क्यूबा की मदद के लिए आगे आएगा? क्या कोई दूसरा देश अमेरिका के खिलाफ क्यूबा को सपोर्ट करेगा? अब देखना यह होगा कि इस पर बाकी देशों की क्या प्रतिक्रिया आती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पश्चिम एशिया में इजरायल के बढ़ते हमलों की। तो इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो लगातार गजा और लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिससे ये जंग लंबी खिंचती दिखाई दे रही है। और अब इजरायल ने गजा में एक बार फिर बड़े हवाई हमले किए हैं। 26 मई की देर रात इजरायली सेना ने गजा सिटी में 2 एयर स्ट्राइक किए, जिनमें कम से कम 6 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला ईद उल अजहा यानी बकरीद से ठीक पहले हुआ है। ऐसे में सभी लोग त्योहार की तैयारियों में जुटे हुए थे।
इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें इस हमले की पुष्टि की गई और कहा गया कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के सीधे निर्देश पर आईडीएफ और इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने गजा में हमास की सैन्य शाखा के नए कमांडर मोहम्मद ओदेह को निशाना बनाया है, जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मुख्य रणनीतिकार था। इजराइल की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच लेबनान में संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। दक्षिणी लेबनान की रणनीतिक लितानी नदी के पास दोनों पक्षों के बीच भारी संघर्ष हुआ। इजरायली सेना ने कई इलाकों में सैन्य कार्रवाई तेज कर दी, जिसके बाद हिजबुल्लाह भी भड़क उठा। उसने भी मोर्चा संभालते हुए पलटवार किया और रॉकेट, तोप और ड्रोन हमलों के जरिए जवाबी हमला किया, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि संघर्ष विराम अब कमजोर पड़ गया है। लेबनान ने दावा किया है कि इजराइल के ताजा हमलों में कई लोगों की जान चली गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि ताजा हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों और लड़ाकों को निशाना बनाया। बता दें कि अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए इजराइल और लेबनान दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवाया था, लेकिन दोनों ही पक्षों ने इसे कई बार तोड़ा है। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसके बाद एक बार फिर पश्चिम एशिया पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। और अब आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिका और चीन में बढ़ते टकराव की। तो अमेरिका और चीन के बीच अब हर जगह टकराव दिखाई दे रहा है और उसका कारण भी साफ है। अमेरिका के दबदबे को चीन से बेहद कड़ी चुनौती मिल रही है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए थे, लेकिन चीन में उनकी जबरदस्त बेइज्जती हो गई। कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ और ना ही कोई बड़ा समझौता हुआ। इसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना गया। वहीं ट्रंप के दौरे के बाद चीन ने अमेरिका को एक के बाद एक कई और झटके दिए हैं। अब चीन ने एडवांस एआई तकनीक पर काम करने वाले अपने विशेषज्ञों के विदेश जाने पर भी रोक लगा दिया है। ऐसे लोगों को विदेश जाने के लिए सरकार की इजाजत लेनी होगी। इन नियमों के दायरे में स्टार्टअप फाउंडर, रिसर्चर और बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। इनमें अलीबाबा और डीप सीक जैसे कंपनी को भी शामिल किया गया है। चीन की सरकारी एजेंसियां उन लोगों पर खास नजर रख रही हैं जो एडवांस एआई तकनीक पर काम कर रहे हैं। रिसर्चर्स, परमाणु वैज्ञानिक और सरकारी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही ऐसे नियमों के दायरे में थे और अब पहली बार निजी एआई कंपनियों में काम करने वाले लोगों पर भी ऐसी सख्ती लागू हो गई है। अब एआई कंपनियों में काम करने वाले लोगों को अपने पासपोर्ट सरकार के पास जमा कराने होंगे। दरअसल चीन सरकार को यह चिंता सताने लगी है कि देश की तकनीक और प्रतिभाशाली लोग विदेश जा रहे हैं। इसे लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मानुस नाम की एआई कंपनी का भी जिक्र किया गया है। यह कंपनी चीन में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में सिंगापुर शिफ्ट हो गई। इसे लेकर चीन में जांच भी शुरू की गई और बाद में संवेदनशील टेक कंपनियों में अमेरिकी निवेश पर भी सख्ती बढ़ा दी गई। इससे पहले चीन ने अमेरिका से एआई चिप की खरीद पर भी रोक लगा दी थी और यह रोक ट्रंप के दौरे के तुरंत बाद लगाई गई, जबकि ट्रंप की तरफ से चीन को एनवीडिया की एआई चिप देने का ऑफर दिया गया था। ट्रंप के साथ एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग भी चीन गए थे और उन्होंने चीनी कंपनियों से इसे लेकर बात भी की थी। एनवीडिया की तरफ से चीन के लिए विशेष रूप से H20 एआई चिप तैयार की गई थी, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने एनवीडिया की शक्तिशाली H100 चिप को चीन को देने पर रोक लगा दी थी। इसलिए उसने H20 चिप तैयार की, लेकिन चीन ने अमेरिका से एआई चिप खरीदने से ही इनकार कर दिया है। विदेशी एआई चिप पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब अपने एआई विशेषज्ञों के चीन जाने पर भी रोक लगाकर एक तरह से उसने अमेरिका के लिए भविष्य में एआई इंजीनियरों की उपलब्धता पर भी ब्रेक लगा दिया है। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि दुनिया में 38% एआई इंजीनियर चीन में तैयार होते हैं और चीन के 72% एआई इंजीनियर अमेरिका की बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। ऐसे में चीन अब अमेरिका को एआई की रेस में एक के बाद एक कई झटके दे रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे अलग अलग आवाजों की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सब इंसान ही हैं, तो हमारी आवाजें एक दूसरे से इतनी अलग क्यों होती है? क्यों किसी की आवाज भारी होती है तो किसी की पतली? अगर हम आंखें बंद भी कर ले तो सिर्फ आवाज सुनकर अपने दोस्त या परिवार वालों को तुरंत पहचान लेते हैं। इसके साथ ही एक और सवाल कि आखिरकार जानवर इंसानों की तरह क्यों नहीं बोल पाते? तो आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल हमारे पास गले में एक स्वर यंत्र होता है, जिसको वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। जब हवा इनसे टकराती है तो उससे आवाज पैदा होती है। ये आवाज हमारे गले, मुंह, नाक और तालू से होकर गुजरती है।
ये गूंज पैदा करने वाली जगह की तरह काम करती है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि हर इंसान की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है। किसी का मुंह छोटा है, किसी की नाक की हड्डी अलग आकार की है, तो किसी के गले की गहराई अलग है। अब जैसे बांसुरी और गिटार की बनावट अलग होने पर उनकी धुन अलग होती है, वैसे ही हमारे शरीर की बनावट हमारी आवाज को एक अलग स्वर देती है। यही वजह है कि दो एक जैसे दिखने वाले लोगों की आवाज भी अलग है। इसको गहराई से समझने की कोशिश करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि लाखों साल पहले इंसान और जानवरों के रास्ते अलग हो गए थे। बंदरों और लंगूरों के गले में एक झिल्ली होती थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ शोर मचा पाते थे। इंसान के विकास के साथ ये चीजें खत्म हो गई और हमें मिला एक स्थिर स्वर यंत्र जो साफ और नियंत्रित आवाज निकालने में मदद करता है। इसीलिए हमारी आवाज साफ और शब्द सधे हुए होते हैं। पुरुषों का स्वर यंत्र बड़ा और चौड़ा होता है, इसलिए उनकी आवाज भारी होती है। वहीं महिलाओं में ये छोटा होने की वजह से उनकी आवाज पतली होती है। दिलचस्प बात तो यह है कि हमारी फिंगरप्रिंट की तरह हमारी आवाज भी अपने आप में इकलौती होती है, जो किसी दूसरे की आवाज से मेल नहीं खाती। हजारों साल पहले जब इंसानों ने बड़े बड़े समूह बनाकर समाज में रहना शुरू किया, तो भीड़ भाड़ वाली जगहों में या अंधेरे में अपनों को पहचानना जरूरी था। इसलिए कुदरत ने हमें अलग अलग आवाजें दी ताकि हम दूर से भी एक दूसरे को पहचान सके। तो अगली बार जब आप किसी की आवाज सुने तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि आपके शरीर की बनावट और लाखों सालों के विकास का नतीजा है। तो फिलहाल आज वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।